ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लेक्चर 4। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे यूवी कर्व के बारे में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के। आज वो ग्राफ फिर से बनाते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ये यूवी कर्व बना रहा हूं पहले मैं कनकेव मिरर के लिए। यूवी कर्व फॉर कनकेव मिरर। यूवी कर्व बना रहे हम लोग कनकेव मिरर के। ये u इक्वल टू माइनस एफ माइनस 2f कोऑर्डिनेट, ये v इक्वल टू माइनस एफ, ये और बोल दो या ओरिजिन बोल दो, एक ही बात है। ये v इक्वल टू माइनस एफ, v इक्वल टू माइनस 2f। एक लाइन ये वाली ड्रॉ कर रहे हैं और एक लाइन ये वाली ड्रॉ कर रहे हैं जी। एक u इक्वल टू माइनस एफ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, एक v इक्वल टू माइनस एफ पे लाइन ड्रॉ। क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? u इंफिनिटी है, जब u नेगेटिव इंफिनिटी है तो v माइनस एफ के बराबर है, और u जब माइनस 2f है तो v भी माइनस 2f है। एक क्वांटिटी मिलना जरूरी है, एक क्वांटिटी मिलना जरूरी है। मैंने जो दे दीजिए, जब u क्या है माइनस इंफिनिटी तो v इज माइनस एफ, माइनस 2f है माइनस 2f, और जब u माइनस एफ है तो v नेगेटिव इंफिनिटी है। सभी को बात याद आ गई? और सिंपल i बराबर r बोल रहे हैं, सिंपल i बराबर r बोल रहे हैं तो ग्राफ हम सबको समझ में आ गया। ये ग्राफ बना इस तरीके से। ये कौन सा सेक्शन है? वी नो इट। ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज का सेक्शन है। मैग्निफिकेशन का बात कर ले, ये चेक करने के लिए इमेजेस इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, 3 नेगेटिव साइन आ रहे हैं। एक फार्मूले का v भी नेगेटिव u भी नेगेटिव, यानी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी सेक्शन में। यानी सारी इमेजेस कौन सी बन रही है सेक्शन में? इन्वर्टेड इमेजेस बन रही हैं इस सेक्शन में। अच्छा, u जैसे f से कम होता है तो क्या होता है? इमेज कहती है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट पोल पे तो इमेज पोल पे। ये कौन सा सेक्शन हुआ? ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेजेस का सेक्शन हुआ। इरेक्ट इन्वर्टेड है, चेक करने के लिए m इक्वल टू माइनस v बाई u में चेक किया, v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गई इस सेगमेंट की। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव इस सेगमेंट का मतलब सारी वर्चुअल इमेजेस जो बन रही है वो इरेक्ट इमेजेस बन रही है। वैल्यूज m की बड़ी आ रही छोटी आ रही है, v बड़ा आ रहा है, u छोटा आ रहा है, तो मैग्निफिकेशन जो आ रहा है वो बहुत बड़ा आ रहा है, एक से लार्ज साइज इमेजेस है सारी की सारी। इसके बाद क्या पढ़ा था? अगर याद हो लोगों को, हमने पढ़ा था कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हमने पढ़ लिया था कि रियल इमेज बनेगी। ये सेक्शन आ गया हमारे पास। इस पूरी बात को समझाने का तरीका कि ये सारे कौन से ऑब्जेक्ट हैं? ये सारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स की बात चल रही है। इमेजेस कौन सी बनी इस केस में? रियल इमेजेस बनी। कारण समझाता हूं क्यों, चेक करना भैया। कनकेव मिरर का एग्जांपल ले रहे हैं आप लोग। अगर आपको याद हो तो पैरेलल वाली रे कहां से जाती है? फोकस से जाती है, नेगेटिव वाले से। आवाज नहीं है तुम सबकी? यस सर। क्या तुम्हें ये i बराबर r दिखाई दे रहा है क्या? दूसरी रे ये थी इंसिडेंट, पहली रे इंसिडेंट ये वाली थी। ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव इंफिनिटी पे करने के लिए क्या कर दूं? फोकस से आगे क्या? मैंने कहा इसको इंफिनिटी करने के लिए क्या करूं? आपको कहा था कि इसको थोड़ा सा चक दो जी। थोड़ा सा चकते ही आपका ऑब्जेक्ट पास जो वर्चुअल हो गया। इस रे को थोड़ा सा यहां से चक दीजिए तो ये रे और ये कन्वर्जिंग रेज हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? यस सर। ये रे और ये रे कन्वर्जिंग हो जाएगी। ये कन्वर्जिंग रेज कहां जाएगी? कन्वर्ज हो रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। यहां से i थोड़ा बढ़ेगा तो r भी थोड़ा बढ़ेगा। तो इमेज क्या बन रही है? माइनस f से पहले तो माइनस f से पहले इमेज बन रही है। हां, हमें जवाब दे दीजिए। इसके बाद इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को जितना नजदीक लेके आएंगे i बढ़ेगा तो r बढ़ेगा। इमेज क्या बनेगी? पोलर फोकस के बीच में माइनस f से पहले इमेज बन रही है, माइनस f से पहले इमेज बन रही है। यस सर। ये आपका कौन सा टॉपिक पूरा हुआ? कनकेव मिरर की इमेजेस का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स की रियल इमेजेस। कौन सा सेगमेंट? एम्प्टी रहा। ये पूरा सेगमेंट एम्प्टी रहा जहां u भी पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव। u पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट और v पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज। ये सेक्शन एम्प्टी है। व्हाट इट मींस? क्या मतलब है इस बात का? कनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की
की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके पास स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन आ गया तो कैसे ट्राई करेंगे आप सबको मेरी ये बात अब ध्यान से सुननी है, ये बात ध्यान सुननी है कि इन चारों में से किसी भी चीज के लिए जवाब देना पड़ जाए। अभी हम लोग जवाब दे पाएंगे मिरर्स के लिए, इन चारों में से जवाब देना है। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, ये चार बातें हो सकती हैं। तो ये चार नाम भी हो सकते हैं। क्या तुम सबको दिमाग में बस स्ट्राइक करेगी ये चार बातें हो सकती हैं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। क्या ये चार बातें ही संभव है? हाँ सर, ये चार सेगमेंट संभव हो सकता है। अब बात करते हैं आपके पास कौन कौन से मिरर हो सकते हैं। मिरर आपके पास तीन ही है फिलहाल, एक प्लेन मिरर, दो आपने स्फेरिकल मिरर पढ़ने, एक कनकेव पढ़ने, एक कन्वेक्स पढ़ने। इस बारे में भी कमेंट कर दीजिए यस। सबने कहा यस, सब बात समझ में आती है जी। आप मुझे बताइए, मैंने आपके सामने ये कौन सा मिरर रखा? अब इसके लिए बात करनी है दो ही ऑब्जेक्ट की, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब ये लिया था हमने कौन सी रेज? हमने लिया था रियल ऑब्जेक्ट का मतलब डाइवर्जिंग रेज। अब रियल ऑब्जेक्ट की तो ये वर्चुअल इमेज ही बनाता है, यस और में फटाफट जवाब दे दो। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना ही नहीं सकता, क्योंकि इससे रियल ऑब्जेक्ट है तो रेज ऐसी आएंगी तो डाइवर्ज ही होनी है। डाइवर्ज होनी है तो पीछे भी मिलानी पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं। हाँ ना में जवाब दो। डाइवर्जिंग रेज ऑप्टिकल फिनोमेनन के बाद, यानी इमेज तो वर्चुअल होगी, डाइवर्जिंग रेज मतलब वर्चुअल इमेज। इसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट डील करना रहेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या कर दूं मैं? कन्वर्जिंग रेज। बस बात वो नहीं आनी चाहिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब कन्वर्जिंग रेज। आपने एक रे ये रे दूसरी रे पता नहीं कहां से आ रही है, वी डोंट नो कहां से आ रही है, लेकिन बिफोर ऑप्टिकल फिनोमेनन दीज आर कन्वर्जिंग रेज। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां आ गया? ऑब्जेक्ट यहां आ गया। हाँ ना में जवाब दे दीजिए। अगर ये कन्वर्जिंग रेज थी तो आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमेनन ये वाली रे और ये वाली रे कन्वर्जिंग होगी, यानी रियल इमेज बनेगी। तो प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, दो खाने खाली हो गए। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है। यस सर, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आप फोटो ले लीजिए। फोटो ले लीजिए इसकी। वो स्टेटमेंट लिखी नहीं, पर बात समझ में आ रही है। प्लेन मिरर के लिए क्या बोल रहा हूँ? रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनी। थोड़ा सेटल हो जाओ ना यार, थोड़ा सा कोशिश करो। केवल कम पड़ा गया दादू जी। कनकेव मिरर के लिए बात कर रहा हूं। कनकेव मिरर के लिए ड्राइंग सामने बनी हुई है। कनकेव मिरर के लिए ड्राइंग सामने बनी हुई है। कनकेव मिरर के लिए फिर से बात कर रहा हूं, सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। सिंपल आई बराबर आर बोल रहे आपके लिए कनकेव मिरर यहां बना हुआ है, फिर भी कनकेव मिरर के लिए वापस बात कर रहा हूं। कह रहा हूं जो बात को ध्यान से सुनिएगा भैया। दो रेज पकड़ लीजिए, ये वाली नहीं, ये वाली। ये रे यूं आ जाएगी और ये रे वाली फोकस से जाएगी। हम लोग जानते हैं कि हम लोग बिना कहे जब बात करेंगे तो स्मॉल अपर्चर के मिरर की बात करेंगे। स्मॉल अपर्चर का मिरर तो फोकस से जाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इस कर्व का। ये आई बराबर आर बोल रखा है। थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, क्या आपको पहला रे डायग्राम समझ में आ गया क्या? यस सर। सभी को डायग्राम समझ में आ गया? इस रे डायग्राम का यूज करके हम इन चार स्टेटमेंट पे फिर से फोकस कर रहे हैं। हमें बड़ी आसानी से बात बोलनी है। शुरुआत करता हूं, आप चेक कैसे करेंगे? आपको किसी भी बात को चेक करना पड़ेगा तो आप पहला ऑब्जेक्ट नेगेटिव इन्फिनिटी पे लेंगे। नेगेटिव इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट ले लिया। अब आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए। ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है तो बताइए आई कम हो रहा है या बढ़ रहा है? आई कम हो। ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो आई कम हो गया। आई कम तो आर कम। तो इस रे और इस रे का रियल इंटरसेक्शन हो रहा है।
जैसे जैसे ये आ रहा है ऑब्जेक्ट आगे, तो रेज डाइवर्जिंग है, तो रियल ऑब्जेक्ट की बात चल रही है। तो सामने पड़ा तो वो रियल ऑब्जेक्ट नहीं होता वैसा। अब रे बताओ, रे रिफ्लेक्शन के बाद रियल में कट करी नहीं कर रही, आपको भी यहां से यहां तक आने पर यहां से यहां के बीच में रियल इमेज बन रही है। जब आप यहां से यहां गए तो पीछे रियल इमेज बन गई थी, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी स्टार्ट होगी ऑब्जेक्ट को। इससे आगे बढ़ते ही क्या हो गया, आप कहोगे आई और तो आर और बढ़ा, सर अब इसका रियल इंटरसेक्शन हो नहीं सकता, तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बन गई। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी समझ में आ गया, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी समझ में आ गया। हाथ रेज कर दीजिए एक बार। अब क्या करना है, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट डील करना है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए फिर से पहली रे ये वाली ही पकड़नी चाहिए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है भैया। पहली रे ये वाली पकड़ी और ये वाली पकड़ी। इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको हल्का सा चकते हैं ऊपर, इसको हल्का सा चकते ही ऑब्जेक्ट का जाता है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाता है। हल्का सा चकोगे तो इसका और इसका कन्वर्जिंग का होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे होगा। बस इसको चकना सीखो, सिर्फ इसको चकने का मतलब पैरेलली चकना, इसको घुमाया आपने, आई थोड़ा सा बढ़ाया आपने, हल्का सा आई बढ़ाते कन्वर्जेंस हो रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। u इज एट पॉजिटिव इन्फिनिटी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट डील होना शुरू हो गया। है ना, मुझे आप दीजिए। बाकी तो फिनोमेनन बोलना है, आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। रियल इंटरसेक्शन अभी भी हो रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बननी शुरू होगी। इसको चकते जाओगे u और नजदीक आता जाएगा, ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। रियल इंटरसेक्शन हो रहा है इसका और इसका। है ना, मैं जवाब देते जाओगे। क्या तुम सबको समझ में आ रहा है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है? किसी भी सेक्शन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनी क्या? कभी भी नहीं बनी। हमें ये भी डील करना आ गया जी। लास्ट टॉपिक लेते हैं, इसके अंदर ग्राफ भी बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जवाब लेते हैं कि कन्वेक्स मिरर में क्या बनेगा जी। ये पिक आप ले चुके हैं, कन्वेक्स मिरर का ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन ग्राफ बनाने से पहले हम लोग कुछ बातें चेक कर रहे हैं कि हम इनमें से किस बात पर टिक करेंगे और किस बात पर टिक नहीं करेंगे। सुनना जी, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। इन बातों में से टिक करना चाहते हैं, कौन से सही है कौन से गलत है। किसके लिए? कन्वेक्स मिरर। लेट मी सी, ग्राफ बनाना शुरू करेंगे अपने। पहले समझते हैं कि हमारे पास इसका पहला रे डायग्राम क्या है। ग्राफ नहीं बना रहा भैया, पहले रे डायग्राम समझ रहे हैं। पहली बात, कन्वेक्स मिरर तो फोकस और सी इस तरफ आएंगे। है ना, मुझे आप दीजिए। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने। तो ये वाली रे हम लोग जानते हैं कि फोकस से डाइवर्ज होती एक्सपीरियंस होती है। दूसरी रे ये रे, क्या आपको दो रे समझ में आ गई? आप बताइए u की कौन सी वैल्यू डील कर रहे हैं हम लोग फिलहाल? माइनस इनफिनिटी डील कर रहे हैं। माइनस इनफिनिटी ये दोनों यहां से आ रहे। इसके लिए i बराबर r लगा रखा है। इमेज बन रही है फोकस पे। जो इमेज बन रही है फोकस पे वो रियल है वर्चुअल है, ये बता दीजिए। कारण रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्जिंग है, ये रियल इंटरसेक्शन है नहीं। तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही दिखाई दे रहा है। इस ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आइए, लेते आइए नजदीक, लेते आइए नजदीक, लेते आइए नजदीक। सबको दिख रहा है सर आई बढ़ गया, ये रे यहां से गायब होके यहां आ चुकी है। आई बढ़ चुका है तो आर भी बढ़ चुका होगा। पेपर में सारा ग्राफ थोड़ी बनाओगे, ऐसे हाथ चला के बोलोगे आई बढ़ गया, आई बढ़ गया, आई बढ़ गया। इधर से बोलना शुरू करोगे आर बढ़ गया, आर बढ़ गया, आर बढ़ गया। रियल ऑब्जेक्ट यहां से जहां मर्जी ले आओ, इमेज सिर्फ यहां से यहां के पीछे प्रोसीड होगी। यस और नो में जवाब दे दो। मैं बोल दूं कन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट, कन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट इनफिनिटी से, नेगेटिव इनफिनिटी से पोल की तरफ आ रहा है, तो इमेज सिर्फ और सिर्फ फोकस से पोल तक आएगी। यहां ना में जवाब दे दीजिए। तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज तो मिली ही नहीं, ये सेक्शन तो खाली हो गया। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज मिल गई। यहां ना में जवाब दे दीजिए। अब किसको डील कर रहे हैं? वर्चुअल को डील करना है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को डील करना शुरू करते हैं। एक ही ड्राइंग में समझने की कोशिश कीजिएगा भैया। ये सी प्लॉट कर दिया, ये फोकस से डाइवर्ज होती एक्सपीरियंस हो रही है। दूसरी रे ये वाली है, ये फोकस है। आप थोड़ा सा सोच के बताइएगा जी, मुझे पहला ऑब्जेक्ट मेरा वर्चुअल करना है, क्या कर दूं? इसको थोड़ा सा चक दो, थोड़ा सा घुमा दो, होता है आई कम कर दो इस बार। पहले आई यू ना पर तो आई बड़ा था, इसको यू चकने के ना मतलब ये हो गया कि आई आपने कम किया जी इस बार। यस तो नो में जवाब दे दीजिए। अब इसको हल्का सा चका तो ऑब्जेक्ट कहां चला गया?
आई कम हुआ ज्यादा हुआ? आई कम हुआ तो ये आर कम होएगा तो इमेज फोकस से नजदीक गई दूर गई? क्या बात कर रहे हो यार? ये यूं था, ये बढ़ेगा तो इसका और इसका इंटरसेक्शन जो फोकस में हो रहा था पहले, अब पीछे हो रहा है। आया ना? में जवाब नहीं आया तुम्हारा? तुमने कहा सर हाँ इसकी इमेज यहाँ बन रही है, तो इसका इंटरसेक्शन रियल हो रहा है? नहीं, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज मिलनी शुरू होगी। कब तक मिलेगी? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज देखते हैं, इसको चकते जाओ I0 तो R0 C वाली इमेज C पे आ गई। इसको इस तरफ ले आओ, अब I ये बन जाएगा, R ये बन जाएगा, I ये बन जाएगा, R ये बन जाएगा। जैसे ही I ये वाला बनेगा तो R ये बनेगा। हाँ ना? में जवाब दो। अब तो वर्चुअल इमेजेस है। इसके बाद बड़ा I होते ही जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल फोकस से पहले आ गया, I और बड़ा हो जाएगा तो इमेज कैसी बननी शुरू होगी? रियल, क्योंकि इसका और इसका रियल इंटरसेक्शन शुरू हो जाएगा। ये पहली रिफ्लेक्टेड, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड, रियल इंटरसेक्शन, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ही बन रही है भैया। आवाज नहीं है तुम्हारी? क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है क्या भैया? बच्चे कह रहे सर इसका ग्राफ बना के दिखा दो, इसकी फोटो लेने की जरूरत है? ये सब रेस को घुमा के दिखाया हुआ, रिकॉर्डिंग में आया हुआ, देख लो रिकॉर्डिंग में कि क्या किया था। कॉपी में जाते ही तो टाइम नोट कर लो कि इस टाइम पे ये मिल रहा है जी। क्या टाइम हुआ देखो जरा, कितने मिनट हो गया? 16 मिनट हुआ। 16 मिनट के 15 मिनट 16 मिनट के आसपास आपको एक तरीका दिखाई देगा जी। बोर्ड पे ध्यान रखना, मैं इसका यूवी कर्व बना रहा हूं, चेक रखना बात पे। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। या मैं v इक्वल टू एफ और u इक्वल टू एफ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सर आपको क्या पता कहां लाइन ड्रॉ करनी थी? तुम्हें करनी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। जवाब देना सारे जने। जब u माइनस इनफिनिटी था तो v कितना था? दोबारा से बोलता हूं, ये आपके पास डायग्राम था पहले वाला। इस केस में इमेज कहां बनी थी? आपने कहा इस केस में इमेज बनी थी सब प्लस एफ पे। आवाज नहीं आई? इसके बाद जितने भी u थे इमेज कहां बनी थी? प्लस एफ से कम। u की वैल्यू पर प्लस एफ पे इमेज थी। इसके बाद जो मर्जी वैल्यू रही हो, v की वैल्यू प्लस एफ तक थी और पोल पे पोल। क्या तुम्हें ये समझ में आ गया सेक्शन? ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेजेस का सेक्शन है। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेजेस का सेक्शन सारा खाली हो गया। सारी इमेजेस डील होगी यहां से यहां तक। u की वैल्यू ये रही, v की वैल्यू f से छोटी छोटी रहेगी सर। ये रे डायग्राम नहीं है, ये ग्राफ है। कहां तक की डीलिंग होगी पता लग गया सर? आगे आ जाओ। हालांकि ग्राफ पता लग गया, वैसे ही बनेगा। ये पूरा u बनेगा और ये यहां u बनेगा। क्यों बनेगा बताता हूं, आ जाओ जी। जब u पॉजिटिव इनफिनिटी था, u को पॉजिटिव इनफिनिटी करेंगे तो इसको चका था, इसको चका था जब तुमने, तो ये अंदर दबा था, तो इमेज f से थोड़ी पीछे गई थी। जैसे ही तुमने u को पॉजिटिव इनफिनिटी किया, v का आंसर प्लस f से थोड़ा बड़ा आया। हाँ ना? में जवाब दे दीजिए। तुम इसको चकते गए, इसको चकते गए, u कम होता गया, u कम होता गया, v बढ़ता गया। 2f वाली इमेज 2f पे बनी थी। जैसे ही ऑब्जेक्ट f पे आया, इमेज इनफिनिटी पे चली गई थी। क्या तुम्हें ये ग्राफ भी समझ में आ गया? ये कौन है 2f वाला? ये कौन सा सेक्शन है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज का सेक्शन है। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा फोकस से पहले आ गया था। वर्चुअल ऑब्जेक्ट फोकस वाला इनफिनिटी पे गया, फोकस से पहले वाला रियल कन्वर्जन स्टार्ट होगी। जैसे ही आप f से आगे आए, आप f से पहले पोल की तरफ आए, थोड़ा सा आगे आएंगे तो इमेज इधर इनफिनिटी पे जाएगी। ये वाली कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी इस तरफ शिफ्ट हुई। अब आपके पास हल्का सा आपने इसको नजदीक लिया, ये इनफिनिटी पे जा रहा है। इसके बाद जैसे लेके आएंगे, v की वैल्यूज में डिस्टेंस कम होगी, पोल पर आने पर ऑब्जेक्ट पोल पर। क्या इमेज समझ में कैसे बनाई हमने और कैसे इस ग्राफ को पूरा किया गया? लेंसेज के अंदर भी ग्राफ ऐसी शक्लों के बनेंगे भी है, लेकिन बोलने का तरीका अलग होगा। यहां बोल रहे हैं I बराबर R, वहां कुछ और बोलेंगे। क्या समझ में आ गई? 5 चीजें पढ़नी होती हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, एक लेंस पढ़ेंगे कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस। जैसे आपको जवाब देना होगा रियल ऑब्जेक्ट के रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, व्हाटएवर जो बातें की थी, ये जवाब देने होते हैं। जवाब दे दीजिए। क्या ग्राफ आपको समझ में आ गया भैया? यस सर। नोट कर लीजिए जी, फोटो ले लीजिए इसकी। अब जितनी जगह छोड़नी है छोड़ के नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का।
अब सारा टॉपिक आप लोग लिखेंगे साथ साथ करके। पिक ले ली होगी आप लोगों ने। रिफ्लेक्शन इतना ही है। आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग हमारी नई हेडिंग, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। नई हेडिंग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। सेकेंड फिनोमेनन स्टार्ट कर रहे हैं आज, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को समझने के लिए पहले एक टर्म समझनी होगी जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है म्यू और एन। जनरली म्यू लेके चलेंगे, बट कुछ बुक्स में एन लिखा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। म्यू का फॉर्मूला है C by V। मीडियम में जो स्पीड होती है वो C से कम होती है, इसलिए म्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा आएगा। यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंडेंस है। म्यू 1 2 को पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटिव टू मीडियम 1। ये नाम बोलना आना चाहिए। म्यू 1 2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटिव टू 1। म्यू 1 2 को लिख सकते हैं हम लोग म्यू 2 बाय म्यू 1, वेयर म्यू 2 की वैल्यू तो हो जाएगी C by V2, म्यू 1 की वैल्यू हो जाएगी C by V1। यानी म्यू 1 2 की वैल्यू कितनी आ गई? अगर ये दोनों वैल्यू जब दी जाए C by V2 और C by V1 वाली, तो म्यू 1 2 की वैल्यू आ गई V1 by V2। इसीलिए बोला इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। जनरली किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं? जनरली मेजर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है जी। वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर वेलोसिटी जो होती है, वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज टेकन एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जवाब दे दीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? समझ में आ गया कि कम होती है, लेकिन आपको ये लेके चलनी है। अलग देगा तो अलग देगा, फिलहाल ये लेके चलिए। हम लोग इसकी बजाय वाटर में ग्लास में अलग करेंगे, एयर में ये मान के चलेंगे। जवाब दे दीजिए क्या ये बात समझ में आ गई? स्पीड ऑफ लाइट लिख रहे हैं इन वैक्यूम और इन एयर 3 × 8 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते साथ साथ में देखना स्क्रीन में ये जो सारे नहीं है जी। यहां तक की बातें सारी समझ में आ चुकी है आप लोगों को? चेक कर लीजिए, लिखिए बच्चों साथ साथ सारी चीजें, ये लिखिए सारी बातें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू C by V।
बोल दो क्या बात है, बोल दो। अरे बात से किया लिख लिया आप सबने बच्चों? लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए। जवाब दे दीजिए, क्या सबको बात समझ में आ गई है यहाँ तक की? ये कॉलम लिख लिया होगा, ये कॉलम आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? C/V होता है। रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना पड़ता है। अभी रिफ्रैक्शन तो शुरू नहीं किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बोर्ड पे जरा लिखिएगा सर, लिख रहे हैं आप लोग, इन्होंने सुनिए ध्यान से। refractive index is generally taken constant। हमारी 95 to 98% प्रॉब्लम्स में ये कांस्टेंट ही लिया जाएगा। इसका क्या मतलब बताऊंगा अभी आपको, मैं बता रहा हूं, पूरी बात समझा रहा हूं। is taken constant। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सिर्फ लिखे होने का मतलब है इंप्लाइज RI ऑफ वाटर रिलेटिव टू एयर। तो रिलेटिव टू वैक्यूम ये बोलने की आवश्यकता नहीं है बाद में हमें, सिर्फ RI ऑफ वाटर इंप्लाइज दिस थिंग। इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 4/3, that is 1.33। जवाब दे दीजिए, सबको बात समझ में आ रही है? वाटर की वैल्यू क्या लिखी हम लोगों ने? हम लिखी वाटर की वैल्यू 1.33। कोई मेरे से पूछ रहे स्पीड ऑफ लाइट बता दो जिस केस में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो हम कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यू इक्वल टू C/V था, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? C/μ। V इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय क्या बोल रहे हैं? 4/3 बोल रहे हैं, तो बन गया 9/4, दैट इज 2.25। अरे हाँ ना में जवाब दो ना यार। क्या आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर समझ में आएगी? कितनी होगी? 2.25 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई। आवाज दे दीजिए, सबको बात समझ में आ रही है क्या? सर ये बात हमें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये सर्टिफिकेट कर दूं? लिख के बताना जरा। ये V की वैल्यू हमारे पास आ गई थी सॉल्व करने के बाद 9/4 या फिर 2.25। ये पहली बात बोली मैंने आपके सामने। मैं आपको बोल दूं कि म्यू ग्लास का निकाल दीजिए, अगर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आया ना में जवाब दे दीजिए, बात सबको समझ में आ रही क्या आ जाएगी वैल्यू?
तो म्यू इक्वल टू आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। यस और नो में जवाब दे दीजिए। किसी भी ग्लास के अंदर मैंने बोला, वैसे म्यू ग्लास क्या दिया होता है, इसको चेंज करते हैं, इसको लिखता हूं म्यू ग्लास की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 3/2 गिवन है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बता दीजिए। स्पीड ऑफ लाइट क्या आ जाएगी आपके पास ग्लास में, तो हम कहेंगे फॉर्मूला तो वही लगाना है, v इक्वल टू c बाय म्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 1.5 करेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यस और नो में जवाब दे दीजिए कि सबको बात समझ में आ रही है क्या? पक्का बोल दीजिए, सबको क्लियर हो रही चीज? सर हमें ये बात भी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वहां लिखा हुआ है म्यू इज जनरली टेकन कांस्टेंट, हाँ ना में जवाब दे दीजिए। लेकिन क्या होता है 2 to 5% प्रॉब्लम्स में म्यू कैन बी वेरिएबल। अब म्यू वेरिएबल का क्या मतलब है समझते हैं जी। म्यू कैन बी फंक्शन ऑफ पोजीशन, म्यू कैन बी फंक्शन ऑफ टाइम, म्यू कैन बी फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, सर समझाना। आप लोगों ने 10th में एक एग्जांपल पढ़ा हुआ है कि स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हुए महसूस होते हैं, और आपने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है जी मीडियम का, तो कभी पास कभी दूर महसूस होते हैं। तो हाँ टाइम के साथ म्यू चेंज होगा तो फिर पोजीशन भी चेंज होगी अपरेंट। आयना में जवाब नहीं दिया। एयर डेंसर हो जाए रेयर हो जाए उसके हिसाब से भी म्यू चेंज हो सकता है। कोई ग्लास कांच हमारे पास प्रिज्म है या ग्लास लैब है, वो कहेगी कि मैं रेड लाइट के तो अलग बिहेवियर शो करूंगी भैया और ग्रीन लाइट के लिए अलग बिहेवियर शो करूंगी। ना तो टेम्परेचर बदल रहे, ना टाइम बदल रहे, ना पोजीशन बदल रहे, ग्लास लैब एक ही है, लेकिन वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग बिहेवियर शो कर रही है। तो म्यू कैन बी फंक्शन ऑफ एनी ऑफ थिंग, कोई नई चीज है उसके हिसाब से बोल देगा, लेकिन म्यू कांस्टेंट हो वेरिंग हो दो चीजें पॉसिबल है। क्या आप सबको ये बात भी समझ में आ गई है क्या? म्यू कैन बी वेरिंग। हम बोलते हैं पानी गहराई तक भरा हुआ है, लेकिन गहराई पर जाने पर म्यू बदल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है? पोजीशन का फंक्शन हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि वो टाइम का फंक्शन हो सकता है, हम कह सकते हैं कि वो वेवलेंथ का फंक्शन, कोई नया फंक्शन भी दे सकते हैं। तो कैन बी वेरिंग आल्सो। यूज कैसे करना हो तो बात की बात है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन में क्लियर है, दैट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बात जो लिखी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 2 से 5% प्रॉब्लम्स में वेरिंग दिया होता है। ये तो सभी ने पढ़ना भी है और रिलेशन भी ये बड़ा पढ़ना है, म्यू इक्वल टू a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कॉशेस फार्मूला, आगे जाके पढ़ाएंगे भी आपको इस चैप्टर में। हाँ जी, अलग अलग मीडियम की डेंसिटी अलग अलग रहेगा तो डेरिवेशन में चीज तो अलग अलग होगी ना, लेवल तो बदलेगा, मीडियम बदलने पर स्पीड तो चेंज होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये जुक्त नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे, आगे जाके बात करेंगे, उसमें भी हम एडी के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? जितनी रिक्वायरमेंट है वहां तक की डीलिंग करेंगे। आराम से देख के बता दीजिए कि यहाँ तक का मुद्दा समझ में आ गया क्या स्पीड ऑफ लाइट के बारे में और कैसे बात की हुई है म्यू कैन बी फंक्शन। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात शुरू की हम लोगों ने। इसी को देखिए, जैसे बोला कि इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, ये रिलेटिव क्वांटिटी है, इसकी बात भी कर लेते हैं वापस। थोड़ा बताइए, आपने कॉपी में म्यू 1 2 का मतलब क्या लिखा था अभी?
Ri of 2 which for 2 1 मीडियम 2 क्या मीडियम 1 के रिलेटिवली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लिखा हुआ है सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए भैया μ12 के आपने दो मतलब और लिखे μ2 by μ1 या फिर v1 by v2 हाँ है ना मैं ये भी जवाब दे दीजिए कोई बात समझ में आ गई है अगर मैं तुमसे बोलूं कि म्यू ग्लास का एयर के रिलेटिवली 3/2 है म्यू वाटर का एयर के रिलेटिवली 4/3 आ रही है म्यू ग्लास का निकाल के दिखाइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू वाटर तो सिंपल सी कुछ बातें लिख रहा हूं ध्यान सुनना म्यू ग्लास का वाटर के रिलेटिव निकालने का मतलब हो गया म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर ये आपको दी वैल्यू हम लोगों ने 3/2 और ये दी थी 4/3 दैट इज 9/8 ग्रेटर देन 1 आ गया ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना मैं जवाब देना भैया ग्रेटर देन 1 आने का मतलब ये हो गया कि ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट के लिए बात करें ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर इसका मतलब म्यू वाटर रिलेटेड टू ग्लास क्या आता म्यू वाटर रिलेटेड टू ग्लास 8/9 आता दैट इज लेस देन 1 तो हम ये भी बोल सकते हैं वाटर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास रेयर और डेंसर कैसे पता थे पहले हम लोग डेंसिटी के हिसाब से करते थे डेंसिटी जो पढ़ते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से आना में जवाब दे दीजिए अगर आपसे बोलूं कि ऑयल और वाटर में से ज्यादा डेंसर कौन है ऐसा करो तो एग्जांपल ले लेंगे अपन यहां पे क्योंकि उल्टा जवाब मत देना बोलो जरा किसको मालूम है क्या ऑयल और वाटर में से ज्यादा डेंसर कौन है वाटर ज्यादा डेंसर ऑयल कम डेंसर ऊपर तैरता भी है बात सबको समझ में आ रही है वो डेंसिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग मास पर वॉल्यूम से डिफाइन की डेंसिटी है क्लियर है जी यहाँ लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर रहे हैं जिसमें स्पीड ज्यादा कम हो जाएगी वो ऑप्टिकली डेंसर है ग्लास डेंसर है मतलब इसमें स्पीड ऑफ लाइट कंपैरेटिवली क्या आएगी वाटर के कंपैरेटिवली कम आएगी तभी वो डेंसर है ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयर का क्या मतलब होता है समझ में आ गया किसको कंपेयर कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर कर रहे हैं क्या सबको ये लाइनें समझ में आ गई जो बताइए यहां से एक बात और लिख रहा हूं एक दो चीजें थोड़ी और क्लैरिटी है ताकि आप लोगों को बातों की ये सिंबल्स आपको समझ में आए कि आपको समझ में आया μ21 इक्वल टू μ12 है 1/μ12 है यस और में जवाब दे दीजिए यस आया ना में जवाब नहीं आया ये दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे तो तुम्हें समझ में आ गई बात क्या जो ये आया है और ये आया दूसरे उल्टे पुल्टे हैं आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसा प्रोडक्ट आ जाए तो ये 1 होता है हाँ ना में जवाब दे दीजिए 1 2 2 1 अगर ऐसा लिखा मिले 1 2 2 3 3 1 तो ये भी 1 के बराबर होगा अगर ऐसा लिखा मिल जाए कि μ1 2 2 3 तो ये μ13 के बराबर होगा थोड़ा पेन चलाओगे पता लगेगा इस μ12 को क्या लिख सकते हैं μ2/μ1 इसको क्या लिख सकते हैं μ3/μ2 ये कट गया तो μ3/μ1 तो बचा इसी का मतलब μ13 होता है क्या ये डेरिवेशन सबको समझ में आया जो बताया क्या ये डिफरेंट सिंबल्स आप सबको समझ में आ रहे हैं जो बताए जा रहे हैं μ12 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 3 2 μ3/μ2 हाँ ना मैं जवाब दो ना यार yes, सभी को बात समझ में आ गई है मेरी yes, नोट करें इस बात को यहां तक सारा नोट कर लीजिए यहां तक सारा नोट कर लीजिए जी आते हैं जी चिंता की बात नहीं है इस चीजों में आसान सी बात सारी की सारी ये लेफ्ट में रेज नहीं करना थी जल्दी लिखो बेटा अब हम लोग हमारे इस बेस बना लेने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मेन टॉपिक में जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ये हमारा अब और नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रिफ्रैक्शन
आने वाली दिनों की सारी डिस्कशन जो है वो रिफ्रैक्शन की है। कम से कम अगले 7 से 8 दिन रिफ्रैक्शन ही चलने वाला है जी। फिर रिफ्रैक्शन फिक्स हो ही जाएगा जी। रिफ्रैक्शन आसान सा टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, हमने बोल दिया है। देन deviates from its path. This phenomenon is called refraction. जब लाइट एक मिनट में दूसरे मिनट में जाएगी तो अपने पाथ से डेविएट होगी। This phenomenon is called refraction. सबका ध्यान यहाँ पे हुई है। मान लीजिए आपके पास ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2 है। सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए भैया, फिर लिखते रहना। यहां से लाइट किसी एंगल पर आपने इंसिडेंट करवाई। नॉर्मल आप लोगों को पहले से देखना आता है कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। जब लाइट यहां पर आ रही है तो इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको मत भूलना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। जहां पर ये मीडियम चेंज होता है तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट, फ्रैक्शन ऑफ लाइट वी डोंट नो द फ्रैक्शन, 1%, 2%, 5%, कितनी ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट जरूर होती है उस मीडियम से। पढ़ना रिफ्रैक्शन है, लेकिन इस रिफ्लेक्शन को भूलना मत। माइन्यूट लाइट जो कि 1-2%, 5% वो क्या होती है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट जरूर होती है। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है? पानी में हमारी इमेज का दिखना वो यही फिनोमिनन है कि मिरर की तरफ वेव कर रहा है, लेकिन वो मिरर जितनी शाइन करती हमारी इमेज तो नहीं होती है, वो सब इसी लाइट का पार्ट है। या थिक मिरर में पहली डल इमेज वो इसी कारण थी। हाँ ना, मैं जवाब दे दीजिए, सबको बात समझ में आ रही है क्यों? लेकिन बाकी लाइट का क्या होगा? बाकी लाइट ने जिस रास्ते पे जाना था वो अपने पास से डेविएट होगी, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। तुमने कहा कि जाना था इधर, ये बेंड होगी या टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड होगी या टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इस आर को नाम दे देंगे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बजाय क्या बोल देंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आयना में जवाब दे दीजिए, सिंबल इसका एक बार आर डैश कर देते हैं हम लोग, तो आई नंबर आर तो लगेगा वहां पे रिफ्लेक्शन हुआ है। ये मीडियम हमने कंपैरेटिवली कैसा बोल दिया? डेंसर बोल दिया। और रिवर्सिबिलिटी इसमें भी लगती है। लाइट यूं आ रही होती तो आई एंगल पे जाती, डेंसर से रेयर में जा रहे तो क्या हो रहा है? जिधर जाना था नॉर्मल से दूर जाना है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या तुम सबको समझ में आ गया? अगर रेयर टू डेंसर गई है, रेयर टू डेंसर, देन बेंडेड टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन अगर उल्टा बोलते हैं कि रे जो अब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जिधर जानी थी अवे फ्रॉम नॉर्मल। बात याद रखें, इसको भूलना नहीं है, हर बार शो करना जरूरी भी नहीं है। आयना में जवाब दे दीजिए, इसमें क्वेश्चन बना के बोलेगा वो, थिंक अबाउट द रिफ्लेक्टेड इमेज। तो रिफ्लेक्टेड इमेज का मतलब आप इस तरह की बात कर रहे हैं। क्लियर है जी? लाउड आवाज नहीं है तुम्हारी भैया? क्या तुम सबको ये फिनोमिनन क्या होता है, रिफ्रैक्शन समझ में आ गया? रिफ्रैक्शन फिनोमिनन क्या होता है? लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना जरूरी है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये प्रोसेस होता है। बेंडेड टुवर्ड्स नॉर्मल और मूव्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये कब हुआ? जब रे गई डेंसर टू रेयरर। जवाब दे दीजिए, क्या ये बात हम सबको समझ में आएगी जो बोली जा रही है? इस तरह का नाम क्या बोलते हैं? इस तरह का नाम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल आई गया। इस तरह का नाम क्या था? रिफ्लेक्टेड रे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे।
इस रे का नाम है रिफ्रैक्टेड रे। क्या सबको बात समझ में आ गई है जी? यहां तक लिखिए, फिर आगे की बात बताते हैं आपको इसी के अंदर। Denser to rare moves away from normal. In refraction, speed of light changes, wavelength of light changes, frequency of light does not changes. Frequency of light does not changes. Color of light does not changes. Color of light does not changes. ये बातें याद रखनी सारी की सारी चीज। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर स्पीड चेंज होती है, बात कर चुके हम लोग। डेंसर तो स्पीड कम हो जाएगी, रेयर तो स्पीड बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं होता, लेकिन V इक्वल टू एफ लैम्डा तो है ही है। ये चेंज हो गया, ये डज नॉट चेंज बोल रहे हैं, तो इसको तो चेंज होना ही होगा। क्या यहां तक की बात तुम सबको समझ में आ गई है क्या भैया? हाँ जी बेटा, बनाते हैं एक रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया, उसके उसकी वेव आ रही है। ये आप गलत कह रहे हैं, फोन के लिए बात करते हैं। एक सेकंड सर, नहीं बेटा, आप इसको पूरा अच्छे समझ नहीं पाए बात को शायद। अब समझिए ध्यान से, कल तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं। मान लीजिए ये एक रस्सी है जो बहुत लंबी है, यहाँ नॉट लगा सकते हैं बट नॉट नहीं लगा रखी हमने, ना कोई रिंग डाल रखा है, लेकिन ये रस्सी है जो कि आगे पीछे के टॉट है, टाइट है रस्सी। इसमें अपने वेव्स प्रोड्यूस करनी है, वेव्स प्रोड्यूस करके दिखाइए। कह रहे एसएस हिलाएंगे जी, तो मैंने मान लिया कि एसएस जब इसको हिलाएगा तो हाथ थक गया, इसकी व्यवस्था बदल दी मैंने। यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग सिस्टम लगा दिया, कोई कष्ट हो तो बता दीजिए। अगर आपने अपने हाथ को एक बार यूं किया होता, एक बार यूं का मतलब समझ रहे भैया, ऊपर गया हाथ, मीन तक आया, नीचे आया, फिर यहां तक आया, तो एक वेव जनरेट हुई होती है। ऐसा दोनों जवाब दे दीजिए, पक्का जवाब दे दीजिए। ऐसे एक वेव जनरेट हुई होती, आपने यूं करके हाथ यूं करके फिर यूं किया, तो अभी पहले वेव ये निकाली, फिर आपने वेव ये निकाल दी, बहुत ही ऊपर जाएगा तो फिर ये मामला बनेगा। हाँ ना, जवाब नहीं है। तो आपके पास है कि एक ऑसिलेशन और एक वेव निकली है, जो तू बोल रहा है कि इसके अंदर वो बनाओ, वो आगे जाके मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा फोटोन के बारे में, अभी उसमें मत घुस, वो चीज अलग बात है, ये अलग बात है। क्या सबको बात समझ में आ रही है? ये भी एक ही वाइब्रेशन हुआ और एक वेवलेंथ और आ गई है। सेकंड वाइब्रेशन आपने सिर्फ एक बार यूं किया होता तो ये चीज सिर्फ यूं जाती है, सो में जवाब दो। ये देखो यहां से यहां तक नीचे हाथ गया ही नहीं, तो नीचे के पास आई नहीं। अब मैं क्या दूं कि इसने ये वाइब्रेशन एक सेकंड में किया, तो एक सेकंड में एक ही वेव निकलेगी, और अगर एक सेकंड में ये दो वाइब्रेशन कर देता तो दो वेव निकल जाती। एक सेकंड में 5 वाइब्रेशन कर देता तो 5 वेव निकल जाती ऐसी।
आया ना, मैं जवाब नहीं आ रहा तुम्हारा। तो तुमने मेरी बात जो अंदर वाली बात बोली कि इसके अंदर जो बनाता हूँ वो वेव नंबर है जी, ऐसा कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी वाला कुछ नहीं। आप सिर्फ ये बात याद रखिए, वो क्या रिप्रेजेंटेशन आगे जाके बात करेंगे। हमें ये वेवलेंथ का सीन और वेव कैसे प्रोड्यूस होती है ये सीन समझ में आ गया, राइट जी? सुनते हैं ना सारे जने, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए भैया। अब ये स्ट्रिंग वेव और लाइट वेव से फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक और रस्सी जुड़ी हुई है। अब ये वेव इस वेव को आगे भेजती है, ये डिस्टर्बेंस यहाँ भेजेगी, इस वेव को आगे भेजेगी। रस्सी मोटी रस्सी है, ये मत कहना कि वाइब्रेट नहीं करेगी, कर रही है वाइब्रेट, हम बोल रहे हैं इट विल वाइब्रेट। अब अगर एक सेकंड में यहाँ पर 5 बार नॉक होगा, यानी ये 5 बार इसको हिलाएगी, जब ये पहुंचेगी तो इसको भी 5 बार हिलना पड़ेगा। अगर ये पीछे से वेव की फ्रीक्वेंसी 10 है तो इसको भी 10 बार हिलना पड़ेगा, मजबूरी है इसकी हिलना। इस पे एक सेकंड में नॉक की 10 बार हो रहा है। आवाज आ रही है क्या? yes, तो जो रिफ्रैक्शन हुआ, अब ये लाइट आगे से आगे ट्रांसमिट हुई और वेव जो भी ट्रांसमिट हुई, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो इसके पास ट्रांसमिट होना जुड़ी हो गया या नहीं हो गया? yes, तो जब तुमने लाइट को डाला था उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी थी, अगले जगह पर जाने पर उस मीडियम को उस हिसाब से वेव करना था। इससे फ्रीक्वेंसी बदली नहीं, क्या बात समझ में आ गई? लेकिन मीडियम डिफरेंट है तो स्पीड तो अलग अलग होगी। स्पीड अलग अलग होगी तो स्पीड चेंजेस, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस। अभी बोला ये बदल गया, ये बदला नहीं है, इसको बदलना ही पड़ेगा। यस और नो में जवाब दे दीजिए। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है क्या? अब बारी आती है कलर क्यों चेंज नहीं होता जी? कलर तो आंख की प्रॉपर्टी है। सर ये क्या बात हुई, कलर तो आंख की प्रॉपर्टी है? तुमने जिस लाइट को रेड लाइट डिफाइन कर रखा है, वो रेड लाइट तुमने उसको एयर में डिफाइन किया है ना, मैं जवाब दो। लेकिन फाइनली एयर में वो जो रेड थी, आंख में जिस फ्लूइड में गई, उस फ्लूइड में रेड कलर डिफाइन किया हुआ है। पानी के अंदर भी अगर आप हैं तो फाइनली फ्लूइड में जाने के बाद चल रही आई फ्लूइड में, कलर तो वो रेड का रेड ही रहेगा। 2 मिनट में आ रहा है। कलर जो होती है वो फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी होती है, बात याद रखें। कलर इसकी प्रॉपर्टी होती है, डिफाइन हम लोग वेवलेंथ से करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो कलर चेंज होगा, अदरवाइज कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है जी? बता दीजिए कि आपको ये बेसिक बात समझ में आई कि रिफ्लेक्शन में ये बातें होती हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अब मेन कंसर्निंग टॉपिक पे पहुंच रहे हैं, वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हेडिंग लिख लीजिए सारे बच्चे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले लॉ की बात करते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। और जो दूसरा लॉ है दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ को ध्यान से सीखिएगा। जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इसका नाम I, इसका नाम I2 रख रहे हैं R की बजाय, I1 I2। सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए बेटा, फिर लिखिएगा। सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, फिर लिखिएगा। इस ड्राइंग को फिर से बना रहा हूं। मान लीजिए ये रे यूं आ रही है, इसका नाम रख रहे हैं I1, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये मीडियम 3, ये μ2 μ3 μ1। यहां पर मान लीजिए रिफ्रैक्शन डील की हमने डेंसर बना के लिख दिया इसको, चाहे तुमने इस एंगल को लिखा I2, ये पहली रिफ्रैक्टेड रे आ गई, ये I2 तो ये भी I2। आप सबको दिखाई दे रहा है अल्टरनेटिंग एंगल्स बन चुके हैं। ये μ3 मीडियम है तो इसको हमने निकाल दिया किसी और एंगल पर, ज्यादा डेंसर करो, डजंट मैटर टू अस, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। I3 आया ना, जो आप लिख सबको बात समझ में आ रही है? मैं आपको पढ़ाता हूँ। आपने क्या पढ़ रखा? आपने पढ़ रखा है sin I by sin R इक्वल टू μ2 by μ1। याद है? भूल गए हो पेपर? n2 by n1 पढ़ा होगा आपने, या n पढ़ा होगा, सिर्फ क्योंकि एक मीडियम एयर होता है। हम इसको लिख रहे हैं μ2 by μ1।
तो चेक करना, इसका नाम हमने I1, इसका नाम I2 रखा। सभी का ध्यान यहाँ पे है क्या? पक्का बोल दीजिए। बस इसका नाम R रखने की बजाय हमने I2 रख दिया कि आपको दिखाई दे रहा है sin I1 बाय sin I2 बराबर μ2 बाय μ1, ये स्नेल लॉ है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपके सामने क्या आ रहा है, μ1 sin I1 बराबर μ2 sin I2 आ रहा है। क्या आपको दिखाई दे रही है ये स्टेटमेंट? ये 1 to 2 मीडियम में था, मीडियम 1 to मीडियम 2 के लिए। अब μ1 sin I1 μ2 sin I2 के बराबर है 2 to 3 मीडियम के लिए आप क्या लिखोगे, आप बता दीजिए मुझे। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, sin I2 sin I3 इक्वल टू μ3 बाय μ2, यानी μ2 sin I2 बराबर μ3 sin I3, μ1 sin I1 μ2 sin I2 बराबर है μ2 sin I2 μ3 sin I3 के बराबर है। हाँ, हमें जवाब दे दीजिए। तो इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा लिखता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, μ1 sin I1 इक्वल टू μ2 sin I2 इक्वल टू μ3 sin I3। क्या लिख सकते हो इस बात को? इससे जो लॉ निकल के सामने आया, एक्चुअली हम पढ़ते क्या वो भी लिखेंगे, यूज क्या करना है वो भी बात भी चलेगी हमारे लिए। चेक कीजिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या बोलने वाला है। यहां से हमने लॉ पढ़ा यहां से अपने लिए, म्यू साइन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चेक कर लीजिए, μ1 sin I1 बराबर μ2 sin I2 बराबर μ3 sin I3, यानी म्यू sin I का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो गया एक मीडियम में। μ1 sin I1 बराबर μ2 sin I2 बराबर μ3 sin I3, अगर मैं फोर्थ मीडियम हो तो बराबर μ4 sin I4 इक्वल टू μ5 sin I5। तो म्यू sin I इक्वल टू कांस्टेंट इज द लॉ, इट इज स्नेल्स लॉ। म्यू sin I कांस्टेंट है, ये स्नेल लॉ है। बच्चों सभी को याद रहेगा। वो बात अलग है कि हम लोग आगे जाके ये लिखते रहेंगे बार बार sin I बाय sin R इक्वल टू μ2 बाय μ1, लेकिन आपको स्टेटमेंट फिर भी ये याद रखनी है, म्यू sin I इक्वल टू कांस्टेंट। हमारी पूरी फिजिक्स में सिर्फ 2 से 5% प्रॉब्लम जो है वो इस पर बेस्ड है। पूरा रिफ्लेक्शन जितना हमने पढ़ना है उसमें सिर्फ 2 से 5% प्रॉब्लम इस पर बेस्ड है। हमें इसका एक अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है। What is the meaning of approximation? क्या approximation है? Which kind of approximation we are taking? I and R being small, ये वाला approximation। I R छोटे हो जाए इसको बोलते हैं nearly normal scene। इसका क्या मतलब है मैं बता रहा हूं, इसका क्या मतलब है। नियर नॉर्मल से I और R छोटे हैं, I छोटा है तो sin I को क्या लिख सकते हैं, tan I। तो हमारा रूल बन गया म्यू tan I इक्वल टू कांस्टेंट। हमारे 95% प्रॉब्लम इस पर बेस्ड है। हमें जितने डेरिवेशन जितने फॉर्मूले करने हैं वो इस पर बेस करने हैं। I छोटा होगा तो sin थीटा को tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में tan थीटा के लिए सिर्फ थीटा लेना पड़े, थीटा छोटा हो तो sin थीटा थीटा के बराबर भी होता है। तो रूल हो गया म्यू I इक्वल टू कांस्टेंट। स्नेल लॉ इसमें से कौन सा है, सिर्फ ये वाला है। ये क्या चीज है, ये अप्रोक्सीमेशन है। नियरली नॉर्मल सीन का क्या मतलब है, आपको बोला जाए कि ये पूल है, पूल में आप यहां पर एक कॉइन पड़ा है उसको देख रहे हैं, लेकिन कॉइन को देख कहां से रहे हैं आप, लगभग इन पोजीशन से देख रहे हैं। तो इसको देखने के लिए आपके पास I की वैल्यूज क्या आ रही है, I की वैल्यू छोटी तो आ रही है, आना में जवाब नहीं आया भैया। What kind of scene it is? It is nearly normal scene। नॉर्मल क्या लोग देख रहे हैं आप लोग? अगर मैं कहूं नहीं आप इसको यहां से देख रहे हैं तो आप बता दीजिए कि आपके लिए I छोटा हो गया इस केस में, आपको कि अब I छोटा नहीं है, लेकिन यहां से देख रहे हैं तो आपको रूल ये लगाना चाहिए, और अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आपको रूल ये लगाना चाहिए, क्योंकि अब sin थीटा थीटा के बराबर tan थीटा के बराबर नहीं हो सकता है। यस सर। तुम्हारे होश उड़ रहे हैं भैया, या प्रैक्टिकल बात सही बोल रहे हैं एकदम से। हाँ क्लियर कर दें कि हाँ सर हमारे होश उड़ रहे हैं जी, मुझे सुनाई थी वो बात बीच में भी, मैंने कहा होश उड़ रहे हैं भैया, कहते यस सर। हाँ जी, अरे बोल दो
मेरे से पूछा गया है क्या इस बात का कोई डेरिवेशन है क्या आपके पास, ये स्नेल लॉ कैसे आया गया? डेरिवेशन तो होता ही है, कईयों का बताया जाता है, कईयों का नहीं बताया जाता। जुट होती है या हमें आता होता तो बता देते हैं, नहीं आता तो क्या कह देते होते हैं, जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही तुम सबको? के इसका डेरिवेशन क्या बता देता हूँ क्योंकि मुझे आता है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें ये रूल याद होना चाहिए। और मेन मुद्दा फिर तुम्हें याद होना चाहिए। मेन मुद्दा क्या याद होना चाहिए? इस पर बेस प्रॉब्लम 2-5% है, ये मेन मुद्दा है भैया। क्या ये सबका काम आएगा? आप बोर्ड एस्पिरेंट हैं, आप जेई एस्पिरेंट हैं, आप नीट एस्पिरेंट हैं, ये बात आप सबको समझ में आनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियरली नॉर्मल सीन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्ज एंगल सीन? आपको किस तरह होना चाहिए कि मैं स्नेल लॉ ये लगाऊंगा या फिर ये लगाऊंगा। हमारे जितने डेरिवेशंस हम लोग क्रिएट करेंगे, डेरिवेशंस की बात कर रहा हूं, फॉर्मूले एनसीईआरटी में जितने दे रखे हैं वो सारे इसके लिए दे रखे हैं, एंगल छोटे के लिए। लेकिन हम क्वेश्चन ये भी डील करेंगे। जवाब दे दीजिए कि आपको स्नेल लॉ क्या होता है, समझ में आ गया? स्नेल लॉ क्या है? म्यू sin इक्वल टू कांस्टेंट। सुनना भैया सारे जने, सब लोग यहां सुनना, सारे जने यहां ध्यान दीजिए, सुन लो सारे जने एक मिनट के लिए। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है मैंने ये अलग अलग मीडियम बनाए? आवाज नहीं आ रही? ये सारे अलग अलग मीडियम बनाए हमने। क्या बनाए? अलग अलग मीडियम बनाए। जैसे आप बोल सकते हैं कि सर नीचे कांच आ गया, फिर कोई ऑयल की लेयर आ गई, कोई पानी आ गया, ऐसे लेयर्स बना दिए डिफरेंट। ये कांच हो गया, पानी हो गया, पानी के ऊपर तेल हो गया, कोई भी बात कर सकते हैं। अलग अलग मीडियम है, इनकी कुछ थिकनेस डिसाइड कर रखी है। लेकिन ग्राउंड से लेकर ऊपर आकाश तक बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कंटीन्यूअसली वेरिंग है। हो सकता है कि जो आ रही यहां पर है वो आ रही यहां पर हो ही ना, ये आ रही यहां पर नहीं हो। तो ये चीज तो काउंट भी बन सकती है। मान लो नीचे डेंस होता है मामला, लगातार डेंस हो तो लगातार ही मुड़ती चली जाएगी बोले तो म्यू कैन बी फंक्शन ऑफ हाइट डेप्थ, कुछ ऐसी बात बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी भैया? तो व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल, आई एम टेलिंग यू द बेसिक्स, बेसिक बातें बोल रहा हूं। मीडियम लगातार डेंस हो तो लगातार नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की सीध में नहीं आ जाएगी, कभी भी एंगल 0 डिग्री नहीं बनेगा। ये 0 एक केस हो सकता है जब ये खुद 0 होता, स्टार्टिंग ही 0 से होती, वरना ये कभी भी 0 डिग्री तो बन नहीं पाएगा एंगल अपने आप तो बाद में। क्या तुम सबको बेसिक बातें समझ में आ रही है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने के बाद लॉ क्या? स्नेल लॉ म्यू sin इक्वल टू कांस्टेंट। ये लाइन याद रखनी है, यस और नो में जवाब दे दीजिए। और हमारे सारे एग्जांपल इस पर बेस्ड है। हमने क्या कहा, आज का लेक्चर कैसा चल रहा है? हमने कहा कि थोड़ा सा, क्योंकि लर्निंग बेस्ड है तो थोड़ा सा टफ रहता है, बोरिंग रहता है, क्योंकि हम बेसिक बातें सीख रहे हैं। इसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स शुरू हो जाएंगे, डेरिवेशन शुरू हो जाएंगे, तो मजा आएगा। अरे वाह यार, ये तो ये दिख रही है इमेज, ये बन रहा है, वो बन रहा है। आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे काम किया अभी तक हमने। अब एक चीज बीच में और आ गई है, वो चीज क्या है? सर ये बता दो कि इसका प्रूफ कैसे आया। इस सारे को लिख चुके आप लोग के, तो देख के बताना, पहले लिखिए इसको, फिर इसका प्रूफ लेते हैं। ये क्या है नोट ऑफ में? अच्छा बोलो जी, बोलो, प्रूफ लिखवा दो इसका। चलिए पढ़ते हैं। स्नेल लॉ याद रखना है, म्यू sin I इक्वल टू कांस्टेंट, sin I by v इक्वल टू कांस्टेंट, म्यू tan I इक्वल टू कांस्टेंट, म्यू I इक्वल टू कांस्टेंट। ये स्नेल लॉ है जी। ये अप्रोक्सीमेशन है, जब I R छोटे हो जाएंगे, ये I जब लार्ज है तब की बात है जी। एक्चुअल लॉ वही जो ऊपर लिखा हुआ म्यू sin I इक्वल टू कांस्टेंट। म्यू को c by v लिख सकते हैं, तो sin I by v इक्वल टू कांस्टेंट। लाइट के बारे में एक बात हमेशा याद रखें, लाइट मूव्स ऑन पाथ, light moves on path where it takes minimum time to reach one point to another. Light moves on path where it takes minimum time to reach
वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एनसीईआरटी की एक बात बता रहा हूं आप लोगों को। एनसीईआरटी में इस तरह का एग्जांपल शायद गिवन है ब्लू के पेजेस पे। एक स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल के अंदर एक बच्चा उतर तो गया, उसको तैरना आता नहीं है और वो डूब रहा है, और एक कोच यहाँ खड़ा है, तो यहाँ तक पहुंचना, यहाँ पर स्पीड अलग है, यहाँ पर स्पीड अलग है। एंट्री इसको इसी रास्ते में लेके जानी है, ऐसे घूम के नहीं आ रहा है, इसी रास्ते से आना है, मतलब इस वीडियो में आना पड़ेगा इसको। तो किस रास्ते से आए, इसको मिनिमम टाइम लगेगा। कोई कह रहा है कि सीधा यूं आ जाए, गोली की तरह आ जाए जी, ये आ जाए जी, वो आ जाए, कोई कह रहा है यहाँ से यहाँ आ जाए जी, कोई कह रहा है यूं से यूं आ जाए जी। इनमें से कोई राइट पाथ नहीं है जी। सेंटर में आने वाला पाथ भी नहीं है। आपको क्या सेंटर में आके यूं, तो अगर कोई ये वाला पाथ घुमा रहा है तो ये स्नेल लॉ है इस टाइम पे, ये स्नेल लॉ लग रहा है, क्योंकि मिनिमम टाइम में पहुंचना है और लाइट प्रोसेस में चलती है, इस पे टाइम उसको मिनिमम लगता है। क्या सबको बात समझ में आ रही है? इस बात का प्रूफ लिखने के लिए क्या करूं, चेक कीजिए। सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। मान लीजिए ये D1 डिस्टेंस है, ये B पॉइंट है जो D2 डिस्टेंस पर है, ये पूरी डिस्टेंस D है। यहां से यहां तक इस व्यक्ति को, लाइट को, इधर स्पीड v1, इस वीडियो में स्पीड v2 है, यहां से यहां तक पहुंचना है, मिनिमम टाइम में पहुंचना है, तो उसने इस रास्ते को चूज किया। इसको अपन x अगर बोल दे तो इट शुड बी d माइनस एक्स। हाँ ना, जवाब दे दीजिए। तो यहां से तक का टाइम लिख रहा हूं, अगर टाइम समझ में नहीं आया तो जवाब देना। टोटल टाइम लिख रहा हूं, टाइम x पर डिपेंड करेगा। टाइम की वैल्यू लिख रहा हूं तो वो समझ में आती, देखते हैं। इतनी डिस्टेंस तो कवर किया इस भाई ने v1 स्पीड से, प्लस इतनी डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस है, d2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट बाय v2। क्या तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का टाइम समझ में आ गया क्या भाई सर? आवाज में दम नहीं है तुम्हारी? यस सर। वो पूछते हो ना तो उस तरह का दिमाग में फटाफट रखो कि हाँ सर आपने यहाँ से तक का टाइम लिख दिया, डिस्टेंस तो लिखी है, ये d1 स्क्वायर कर दिया भैया, ये d1 था। अब ये टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, तो टाइम को मिनिमम करना है तो मैं x ऐसा चूज करना है कि dt/dx 0 हो, यस और नो में जवाब दे दीजिए। ये x ऐसा चूज होगा कि dt/dx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो dt/dx को 0 पुट करते हैं। इसके डेरिवेशन की, डिफरेंशिएशन की बात है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? सभी लोग साथ हो क्या? तुम दो तीन बार पूछो कि डिफरेंशिएशन कोशिश करो ना, पहली बार मैं समझ में मैं वो साइड रेज कर दूं क्या? वो लिखा तो नहीं होगा तुमने, रिकॉर्डिंग में से लिखना भी है साइड में, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल लिखना यहाँ आएगा नहीं, स्क्रीन वो चाहिए। ये हटा रहा हूँ, तुम इसको रिकॉर्डिंग में से भी नोट करना पड़ेगा। लास्ट बात लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा भैया, खत्म कर रहे हैं कहानी। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? इसका डिफरेंशिएशन का हाफ भी आएगा, नीचे d1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट बचेगा, क्योंकि पावर माइनस हाफ बची थी, और एक x स्क्वायर का 2x आएगा, यस और नो में जवाब दीजिए। और एक v1 अपॉन में पड़ा ही है। क्या इस तरह का डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ गया? ये सारे की पावर हाफ आगे आ गया, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ बचेगा, उस माइनस हाफ को नीचे ले आया, तो ये अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना, ये 0 इसका 2x, तो ये ऊपर 2x बचा होगा। मान के चलता है डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। अब इसका करना है सेम प्रोसेस, यहाँ पे भी होगा। माइनस क्यों लिख रहा हूँ, बाद में आएगा, ये एक बार प्लस लिख देता हूँ। नीचे 1/2 आना ही आना है, नीचे ये सारा स्टेप बचना ही बचना है, t2 स्क्वायर प्लस d माइनस x का होल स्क्वायर अंडर रूट बचना ही बचना है। ऊपर क्या बचेगा, ट्वाइस d माइनस x इनटू -1 बचेगा, और एक v2 पड़ा ही पड़ा बराबर 0, यस और नो में जवाब दे दीजिए। ट्वाइस d माइनस x पावर 1 माइनस x का -1, हाँ ना में जवाब दे दीजिए। मैं मान के चलता हूँ कि डिफरेंशियल समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बराबर में 0 है ही, अब तो 2 सब जगह से छोड़ते हुए बड़ी बात नहीं है। 2 से 2 काट दिया हम लोगों ने, ये बोल दो चला गया उधर, ये बोल दो एज वी विश। इस नेगेटिव टर्म को उठा के सारे को उधर लेके जा रहे हैं, तो चेक करना क्या ये बच गया, x अपॉन d1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट v1 बराबर d माइनस x डिवाइडेड बाय d2 स्क्वायर प्लस d माइनस x का होल स्क्वायर अंडर रूट v2। क्या ये बचा हुआ चेक कर दीजिए जी। अब चेक करना भैया, इस जगह पर अगर ये वाला एंगल मैं I1 बोल दूं और ये वाला एंगल I2 बोल दूं, तो ये वाला भी एंगल I1 और ये वाला भी एंगल I2 है, ये सूत्र में जवाब दे दीजिए। तो x अपॉन ये sin i बन रहा है, तो
x अपॉन ये sin i बन रहा है तो sin i1 by v1 बन गया। यस और नो में जवाब दे देना। बराबर sin i2 by v2 बन गया। हाँ ना में ये भी जवाब दे दो भैया। ये i2 तो ये वाला भी i2 तो ये अपॉन ये जो बन रहा है d minus x अपॉन वो sin i2 है। ये तो स्नेल लो पढ़ा है अभी sin अपॉन v। अरे बोलो तो सही। समझ में आ गया क्या क्या लिखा हुआ म्यू sin i कौन सा लिखा हुआ है? दो तरफ c से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन रही है? ये म्यू sin i1 इक्वल टू म्यू 2 sin i2 आ तो गया। अरे ये तो स्नेल लो पढ़ाया तुम लोगों को। अब एक मैकेनिक्स की प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, इरोडोव की प्रॉब्लम है ये वाली। इसकी प्रॉब्लम है वैसा इरोडोव की प्रॉब्लम है। क्या इरोडोव की प्रॉब्लम बता देता हूँ। क्वेश्चन यूं है कि यहाँ पर एक रेस चल रही है और ये 90 डिग्री का टर्न है। फिनिश लाइन की पोजीशन दे रखी है यहाँ पर। यहाँ पर एक व्हीकल आ रहा है v स्पीड से, यहाँ पर स्पीड है ईटा v, ईटा 1 से छोटा है, यानी यहाँ स्पीड कम होगी। पहुंचता है कि रेस जितनी है यहाँ पहुंच रहा है मिनिमम टाइम में, तो मिनिमम टाइम में पहुंच रहा है तो उसको कहां से, ये गैप भी दे रखा है, कहां से इस ट्रैक से नीचे उतर जाना चाहिए। चलना स्ट्रेट लाइन पे ही है तो सिंपल सी बात है कहां से उतर जाना चाहिए मिनिमम टाइम में पहुंचने के लिए रेस जितनी है। तो सिंपल सी बात है एक एंगल तो 90 बन गया, sin 90 अपॉन v1 बराबर ये sin थीटा। कितनी डिस्टेंस के बाद उतरना है वो कुछ नाप वाप के यहाँ पर स्नेल रूल लगा दो, आपके पास वो पोजीशन आ जाएगी कि कहां से वो नीचे उतरा। क्या मिनिमम टाइम में पहुंचाना था उसको कार को तो नीचे उतारना पड़ेगा, ये बता दिया उसने क्वेश्चन में। तो स्नेल लॉ ही चल रहा है और क्या चल रहा है, क्योंकि कोई भी चीज मिनिमम टाइम में एक जगह दूसरे को पहुंचती है तो स्नेल लॉ को फॉलो कर रही है इस केस में। आया ना में जवाब दे दीजिए। सबको बात समझ में आएगी क्या? सभी को पता लग गया कि क्या बात बताई गई इसके अंदर? फोटो ले लीजिए, नोट कर लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू। Light takes minimum time to reach one point from the point। खत्म करने बात ये सुन लो फिर बात करना। लाइट एक जगह से दूसरी जगह में मिनिमम टाइम लेती है पहुंचने में। जो स्टेटमेंट लिखवाई थी उसे याद रखना, उसे फॉर्मेट प्रिंसिपल बोलते हैं। शायद कोई बाय चांस नाम मिल जाए एनसीईआरटी में, याद नहीं अभी तो मुझे। डी फॉर्मेट प्रिंसिपल आपको मेरे नाम से लिखा मिल सकता है। लाइट मिनिमम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह चलती है। आज के लिए इतना काफी है, कल कंटिन्यू करेंगे भैया।